हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। फिजिक्स का दिए थे, लेकिन आगे अगर सॉल्यूशन चाहिएगा सब्जेक्टिव का बोलेगा कोई स्टूडेंट तो डाल देंगे, नहीं तो फिजिक्स का मेरे पास स्टूडेंट है नहीं, ज़्यादातर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ही है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश का यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्शन ए बी और क्या बोलते हैं सेक्शन सी बच चुका है ना। ए हो चुका है, बी हो चुका है और जो भी सी बच चुका है और थोड़ा सा लेटर वगैरह बचा होगा, तो उसका तो डिस्कशन आज इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश का जो भी बचा खुचा कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, आज इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। इकोनॉमिक्स का सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी बच चुका है, उसका सिर्फ डिटेल में देख लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसी टाइप का रिवीजन आप करिएगा। ठीक है, और उसी टाइप से मैं रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन और टेस्ट कंटिन्यू हो जाएगा। बस 2-4 दिन के अंदर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम रेडी हो जाना है और चैनल पर जुड़ जाना है, ताकि जल्द से जल्द हम लोग उसका लाभ ले सकें। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी और जो पढ़े होंगे उनके लिए भी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए 1 मिनट के बाद आ गए हम लोग डिटेल सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का देखेंगे। ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर हम लोग देख रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है ना, क्लास 12 जैक बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, इकोनॉमिक्स एजेंट वगैरह तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में हम लोग का जो बच चुका था सिर्फ और सिर्फ ये सब जो बोल रहे थे कि पीडीएफ क्या बोलते हैं ईशा कुमार बोले कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पता नहीं चल रहा है कौन सा किसका नंबर कौन का आंसर कौन है। यहाँ पर नंबर नहीं ना दिए थे, तो पीडीएफ का मैं स्क्रीनशॉट इसका लेकर पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक, कोशिश करिए कि वीडियो से देख कर लिखने का, उसे लिखने से याद होता है। ठीक है, नहीं भी तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ से, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सेक्शन सी में हम लोग सेक्शन सी देखना था, बी तक कंप्लीट हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं सेक्शन ए में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया था, इसको आज बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लास्ट में इसको रखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट। और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा। तो सेक्शन बी तो कंप्लीट ही था, सेक्शन सी चलिए जल्दी से देख लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बाकी सब पढ़ाया हुआ है तो उतना आसान लगेगा, हम लोग को टफ नहीं लगेगा। नहीं पढ़ेंगे तो 1 शॉट रिवीजन डालेंगे तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, या अभी भी टाइम है, अभी भी मेहनत करना स्टार्ट कर। रोज़ इकोनॉमिक्स 1 घंटा पढ़िए। पहले तो बोलते थे कि 1 घंटा पढ़िए मत पढ़िए। ठीक है, आप कंटिन्यू कर दीजिए 1-1.5 घंटा प्रतिदिन, 2-3 वीडियो देखिए ना, ज़्यादा वीडियो नहीं है। एक चैप्टर 5 से 6 वीडियो मिलेगा कंप्लीट चैप्टर, तो पढ़ लीजिए पूरा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में वैसे भी मॉडल से बहुत कम आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, ये सब आपका ऑप्शनल है। फिजिक्स केमिस्ट्री में चांस रहता है देने से, लेकिन इस सब में चांस कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देगा। 40-50% तक तो रहता ही रहता है मॉडल सेट से भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब उस टाइप का भी रहेगा, तो उस टाइप से लेकर 80% समझिए। ठीक है, तो वैसा आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखिए, टाइम वेस्ट बहुत कर दिए। आइए लॉन्ग आंसर देखेंगे। निम्नलिखित यहाँ देख लीजिए आंसर यानी 3 आपका 5 दिया रहेगा, आपको 3 जो अच्छा लगेगा। और देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रो का वेटेज ज़्यादा है, माइक्रो का वेटेज ज़्यादा है, तो माइक्रो अच्छे से कर लीजिएगा। माइक्रो बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं, माइक्रो का वेटेज ज़्यादा है लॉन्ग में भी और शॉर्ट में आई थिंक था ही। तो माइक्रो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो। ठीक है ना, तो अब अगर इसी टाइप का देता है तो 80% समझिएगा मॉडल सही रहेगा, और हूबहू देता है तो 40-50% तो देगा ही ना, ऐसा है बात। ठीक है, कहने का मतलब चैप्टर को पढ़ लेना हो, केवल मॉडल मत पढ़िए। चलिए, इस बार कोरोना भी नहीं है, पिछला बार तो था तो सहयोग भी था, इस बार कुछ वैसा है नहीं। तो बाकी का डिस्कशन कभी लाइव आएंगे तो करेंगे, डिस्कशन में बहुत टाइम चला जाता है। चलिए, तो कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फॉलोइंग। हाँ ठीक है, हम लोग को डिमांड चैप्टर पढ़े होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सोल्यूशन देंगे हम लोग पॉलिसी का देंगे, उसके बाद आगे देंगे। कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, 3 आपको बनाना है, तो 5 15 नंबर पूरा आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है ना, 5 में से 3 आपको बनाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपका न्यूमेरिकल आ गया और माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। तो डिमांड इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़े हुए बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपका टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर टेबल आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपका प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है। तो इनिशियल इतना था, फाइनल इतना होगा, इनिशियल इतना होगा, फाइनल इतना होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल चेंज निकालेंगे, और परसेंटेज चेंज इन क्या क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एकदम सिंपल है, लेकिन लॉन्ग में है तो ऐसे नहीं ना करिएगा, लॉन्ग में थोड़ा सा लिख के करिएगा। ठीक है, लिख के करिएगा, तो थोड़ा सा मैं लिख कर दिया हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा हैंड राइटिंग मैनेज करना होगा, तो देख लीजिए कैसे कैसे थोड़ा सा लिखना होगा। 2-4 लाइन आप अपने राइटिंग में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा। देखिए, मैंने लिख दिया कि इनिशियल प्राइस यानी कि P0 जो है आपका 5 है, इनिशियल क्वांटिटी Q0 20 है, फाइनल प्राइस P1 4 है, फाइनल क्वांटिटी Q1 30 है। इधर डाटा दिया हुआ है। अब चेंज इन प्राइस निकालेंगे डेल्टा P। ठीक है, तो डेल्टा P निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1 निकल गया, हो गया। इसके बाद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30 - 20 इज इक्वल टू 10, तो दोनों आ गया। अब निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो जो चेंज है बटा में कितना, बटा में हम लोग इनिशियल
फाइनल माइनस इनिशियल बटा में इनिशियल, तो इनिशियल 1 था यहाँ पर, इंटू 100 तो परसेंटेज आ गया। इसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल बटा में इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो 30 माइनस 20, यहाँ पर 10 आ गया तो 10 लिख दिए, और इनिशियल 20 था तो 20 और इंटू 100, तो कैलकुलेशन करेंगे तो केवल 100 आ जाएगा कट छट के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गया, तो इलास्टिसिटी सिंपल से निकाल लेंगे। कैसे? इलास्टिसिटी सिंपल से परसेंटेज निकालने के लिए जान गए होंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे कि नहीं। बहुत सारे फॉर्मूला में सर हम लोग देखे हैं, एक सेकंड, कि माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए माइनस साइन अब लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो बोलिए कैसे कैसे बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर नहीं लगाइएगा तो लास्ट में आपको लिखना होगा, जो माइनस आएगा उसके बारे में लिखना होगा। अब अगर माइनस लगा देता तो लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे? देखिए मैं बिना माइनस लगाए हुए बना रहा हूँ, बिना माइनस लगाए। माइनस क्या दिखाता है? कि वो रिलेशनशिप दिखाता है कि निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, और तो कुछ दिखाता नहीं है। तो बस देख लीजिए, माइनस मैंने नहीं लगाया, छोड़ दिया। लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, बोल रहे हैं ना। तो मैंने नहीं लगाया तो क्या करना होगा? जब नहीं लगाइएगा तो देख लीजिए, ईडी का वैल्यू आ गया 100 बटा में माइनस 100 था, तो कैलकुलेशन करके -1 आ गया। तो -1 आया क्योंकि मैंने माइनस साइन नहीं लगाया था। अगर यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगा दिया होता, एक सेकंड, माइनस साइन लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस, काम खत्म, काम खत्म, यानी कि अब नहीं आता। लेकिन मैंने माइनस नहीं लगाया फॉर्मूला में, तो मेरा माइनस आ गया, -1 आ गया। तो -1 आ गया तो एक लाइन लिखना होगा। अगर माइनस नहीं लगाइएगा तो एग्जाम में एक लाइन लिखना होगा कि माइनस साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और कुछ नहीं लगना होगा। नहीं तो माइनस लगा दीजिए, काम खत्म, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो 1 क्या दिखाएगा? 1 दिखा देगा, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 है। दैट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो लॉन्ग है तो थोड़ा सा लिख कर बनाना होगा, ऐसे ऐसे करके बनाना होगा, ठीक है। तो मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप लोग अच्छे से लिख कर सुंदर राइटिंग में बनाइएगा, चैप्टर पढ़ाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं 15 को समझ गया। अब देखिए समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ होना नहीं चाहिए, सिंपल था। चलिए अब हम लोग का 16 नंबर देख लीजिए, जल्दी से इसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट भी एवरेज प्रोडक्ट दे सकता है, एवरेज या मार्जिनल कोई भी दे सकता है, तीनों में। तो हम लोग बोले थे कि रिलेशनशिप जरूर पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग में है तो आपको टेबल डायग्राम ग्राफ बनाकर दिखाना होगा। लॉन्ग है 5 नंबर का है तो केवल रिलेशनशिप का जो पॉइंट बताए थे उसको नहीं लिख देना होगा कि जब एवरेज मैक्सिमम तो मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इंक्रीज करेगा जब मार्जिनल ग्रेटर देन इंक्रीज करेगा, तो वैसा रिलेशन लिखना नहीं है आपको। 5 नंबर में है तो टेबल डायग्राम के साथ प्रूफ करके दिखाना होगा कैसे कैसे रिलेशनशिप दोनों में है। तो इसका सोल्यूशन आपको जिस नोट से पढ़ाया हूँ उसी नोट्स का आंसर यहाँ पर डाल दिया हूँ ताकि रिविजन करने में आसानी हो जाए, एक ही बार बार पढ़ेंगे। तो टेबल आपको बनाना होगा। टेबल बनाना में टफ नहीं रहता है, आसान रहता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं ना, टेबल को देखते से डर जाते हैं कि टेबल कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, आप वेरिएबल को बढ़ाते जाइए आसानी से। एक सेकंड, आप क्या करिए, वेरिएबल को बढ़ाते जाइए। इधर आप छोड़ दीजिए, इधर ध्यान मत दीजिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसी को ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए क्या करना है, पहले वेरिएबल को बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये तो आपका फिक्स्ड जो क्या बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स रहेगा, तो 1 1 लिख भी सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते, इसको काट दीजिए, इसको आप मत लिखिए, छोड़ दीजिए। चलिए क्या करना है कि आपको वेरिएबल फैक्टर एल जो है उसको बढ़ाते जाना है, पहला काम, ठीक है। अभी आपको टोटल पे ध्यान नहीं देना है, आपको एवरेज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल पे ध्यान देना है। तो मार्जिनल हम लोग कैसे लेंगे? सिर्फ आपको मार्जिनल का वैल्यू ही लेना है और कोई वैल्यू नहीं लेना है। सिर्फ किसका वैल्यू? मार्जिनल का वैल्यू लेना है। तो मार्जिनल का वैल्यू हम लोग, क्योंकि टोटल इंक्रीजिंग रेट से स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट, तो उसी प्रकार हम लोग इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल को बढ़ते हुए ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट होता है, यहाँ पर दिखाया नहीं है, कांस्टेंट भी होता है। उसके बाद घटते हुए फिर देखिए घटने लगा। तो मार्जिनल का वैल्यू आपको याद रखना होगा, डाटा याद रखना होगा, और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ किसका याद रखना है? मार्जिनल का। तो इसी डाटा को याद रखिए, या अपने से जो एक टेबल बना के डाटा को याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब कैसे ये सबको कैसे बनाएंगे भैया? सिंपल है, टोटल आपको बनाना है नहीं, टोटल का रिलेशन पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछ देगा तो क्या करिएगा, आप इसको ऐड करते जाइएगा, मार्जिनल को ऐड करते जाइएगा, टोटल निकल जाएगा। स्टार्टिंग में 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, फिर 2 आ गया, फिर 4 2 6 आ गया, 6 ऐड कर दिए, 6 4 10, ठीक है ना। यहाँ पर 6 6 12 आ गया, ठीक, 12 8 20 आ गया। मार्जिनल को ऐड करते जाएगा, टोटल निकल गया। बनाने में कोई भार हुआ? सिर्फ हमको इसी का याद रखना है, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? तो जब टोटल निकल गया तो टोटल में वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नहीं निकल जाएगा। जैसे कि आप 7 से 31 में डिवाइड दीजिएगा तो देखिए तो 4.4, तो सिंपल है टेबल बनाना। और जो टेबल बनाइएगा उसी को ऐसे ग्राफ में दिखा देना है। जो टेबल बनाइएगा तो उसी को यहाँ पे ग्राफ में दिखा देना है। क्या करेंगे, यहाँ पे TP MP AP ले लिए। अब MP का वैल्यू आपको याद रखना है,
जिस अनुसार बढ़ते वक्त लेना है। और उसके बाद आपको सारा यहाँ पे 1 2 3 लेवल जैसे जैसे टेबल में है 1 पर जितना होता है ग्राफ बनाने तो आता होगा, 10th में बनाए होंगे। सिंपल सा अपने आप ग्राफ बन जाएगा, याद नहीं रखना है, अपने आप बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि जब दोनों बढ़ रहा है, एवरेज मार्जिनल और एवरेज बढ़ रहा है तो मार्जिनल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। मार्जिनल ग्राफ ऊपर, जब दोनों घट रहे हैं रिलेशनशिप देखेंगे तो मार्जिनल ज़्यादा तेज़ी से घट जाएगा। ऐसा क्यों होगा, बहुत बार बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहला रीजन के मार्जिनल एक एडिशनल है तो जल्दी से बढ़ जाता है, जल्दी से घट जाता है, सिंपल सा रीजन। और एक और रीजन है कि एवरेज क्या करता है, जब बढ़ता है ना तो अपने आप मार्जिनल को जैसे कि दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों जब बढ़ रहे हैं तो एवरेज तो ज़्यादा है, हर एक क्वांटिटी तो एवरेज का होता है ना, पर एक क्वांटिटी का। तो एवरेज क्या करता है, जब दोनों बढ़ते हैं तो मार्जिनल को टेल देता है, आगे की ओर धक्का दे देता है, आगे की ओर धक्का दे देता है तो आगे निकल जाता है। जब दोनों घटते हैं तो इसको क्या करता है, पुश कर देता है। जब दोनों घटते हैं ना तो एवरेज मार्जिनल को पुश कर देता है। तो बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। तो रीजन को याद नहीं रखना है, बस ग्राफ को ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन अगर पूछ देता कि टीपी और एपी, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट देन एपी इंक्रीजेज, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट देन एपी डिक्रीजेज। और सिमिलर जो एपी का रिलेशन है वही एमपी का होगा, क्योंकि एमपी से टीपी क्या बोलते हैं निकलता है, ठीक है। टीपी इज एलवेज, आपका टीपी और एपी का रिलेशन देख रहे हैं, टीपी इज एलवेज पॉजिटिव, एपी इज ऑल्सो एलवेज पॉजिटिव। ये आपका टीपी एपी का रिलेशनशिप है। अगर पूछ देता है कि दूसरा पूछेगा, अगर आपसे पूछ जाएगा टीपी और एमपी का बताइए, टीपी और एमपी का बताइए, तो टीपी और एमपी दोनों का नहीं पूछा है, हम लोग को पूछा है एपी और एमपी के बीच में। लेकिन ये भी याद रखना होगा, व्हेन टीपी इंक्रीजेज तो ये क्या एमपी इंक्रीजिंग रेट, टीपी डिक्रीजेज तो क्या होगा एमपी डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग, सॉरी व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट तो एमपी डिक्रीजेज। जिस रेट से टीपी इंक्रीज करेगा तो वही आपका एमपी हो जाएगा। जिसकी टीपी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट है तो एमपी इंक्रीज कर गया। यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग रेट है तो एमपी आपका डिक्रीज कर गया। तो पढ़े होंगे जहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो ही गया होगा। और व्हेन टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम तो एमपी इज इक्वल टू 0, टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग तो एमपी बिकम निगेटिव। जब टीपी घटने लगेगा तो एपी आपका निगेटिव हो जाता है, जैसा कि ग्राफ में भी देख रहे हैं कि जहाँ पे टीपी घटने लगा, जहाँ पे टीपी देखिए, जहाँ पे टीपी घटने लगा, देखिए डाउनवर्ड आ गया, यानी घटने लगा तो वहाँ पे आपका एमपी 0, ठीक है। टेबल में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे टीपी घटने लगा वहाँ पे देखिए एमपी यहाँ पे 0 है तो टीपी यहाँ से क्या हुआ, घटना स्टार्ट हो गया, यानी कि 31 से 28 घट गया। तो ये रिलेशनशिप को अच्छे से सभी को पढ़ना होगा, तीनों को, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। आज क्या पूछा था, टीपी और एमपी ना, हम लोग का सवाल में क्या पूछा था, ऐसा नहीं कि यही पूछेगा ना, ऐसा नहीं है कि यही पूछ देगा। कहाँ गया हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द रिलेशन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल और एवरेज के बीच में पूछा है। तो मार्जिनल और एवरेज को हम लोग याद रख लेंगे अभी तत्काल में। जो रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी यही पूछा है तो ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए जो बता देंगे कैसे क्या होता है कि व्हेन एपी इंक्रीजेज तो दोनों बढ़ रहे हैं तो सबसे आगे कौन बढ़ जाएगा, एमपी आगे निकल जाएगा। व्हेन एपी डिक्रीजेज, एपी जब घट रहा है तो देखिए दोनों तो ज़्यादा कौन घट जाएगा, एमपी घट जाएगा। एपी घट रहा है लेकिन ज़्यादा घट गया एमपी, याद रखना होगा, उल्टा थोड़ा सा होता है, ठीक। व्हेन एपी रीचेज इट्स मैक्सिमम, क्योंकि एपी ही सब काम करता है, जब बढ़ रहा है ना तो उसको अपने और पूरा पुश कर देगा, जब घट रहा है तो पुल कर देगा उसको, ठीक है। तो दोनों यही काम करता है, ठीक। तो बढ़ते वक्त पुश कर देगा तो बड़ा हो जाएगा, घटते वक्त पुल कर देगा तो उसको छोटा खींच लेता है अपने ऊपर, ये होता है एपी रीचेज इट्स मैक्सिमम, एपी बराबर एमपी। जहाँ पे एपी मैक्सिमम हो गया तो वहाँ पर एपी बराबर एमपी। एक और रिलेशनशिप, इन दोनों में बहुत सारे रिलेशनशिप है कि एपी तभी इंक्रीज करेगा जब एपी से एमपी ज़्यादा होगा, एपी तभी डिक्रीज करेगा जब एपी से एमपी कम होगा, इस टाइप से है। और यहाँ पर और क्या बोलते हैं, एपी इज एलवेज पॉजिटिव बट एमपी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव 0, कुछ भी हो सकता है, एमपी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एपी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि टीपी हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक और होता है कि आपका एपी आपका घट कर एमपी बनता है, ठीक है ना, एमपी आपका घट कर एपी बनता है ना। यहाँ पर ग्राफ में कि यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम पॉइंट पर तो आपका एमपी घट कर डिक्रीज होकर एपी बनता है, तो इसे ऊपर ही रहता है। तो वो सब रिलेशन, तो बहुत सारे रिलेशन मिल जाएंगे, लेकिन उतना याद मत रखिए, बस यहाँ पर 1 2 3 4 है तो चारों को याद रखिए, ठीक। बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, घटेगा तो ज़्यादा घट जाएगा, मैक्सिमम दोनों बराबर होगा, एपी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, एमपी आपका 0 हो सकता है। तो हम लोग तो ग्रेजुएशन में पढ़े तो इसको तो बहुत डीप में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन आप लोग बस इतना ही पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ को बनाना कितना आसान है, सिंपल सा है। क्या करना है, मार्जिनल को बढ़ते वक्त ले लेना है, बढ़ते उसके बाद उसको घटा देना है, ठीक है ना, ताकि हम लोग का रेट निकल जाए।
तो इस डाटा को याद रखिए। कोई डाटा एग्जाम में देखिएगा तो बुक में अलग डाटा होगा, मतलब कहीं पर जो डाटा आपको सुविधा आसानी से मिले तो वहाँ से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से डीप में कर लिए। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बार बार बोलने के कमेंट करके पूछिए, लेकिन दिक्कत अगर होता है तब, ऐसे अनावश्यक नहीं। चलिए अब क्या होता है, बहुत अच्छे से देख लिया हम लोग किसका, और स्टार्टिंग में दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, एमपी एपी दोनों इंक्रीज, ठीक है ना। और टीपी से रिलेशन पूछेगा तो टीपी और एमपी, जो एमपी का रिलेशन टीपी से है तो वही रिलेशन एपी का भी होता है। ठीक है, और एपी आपका घट के एपी बनता है, वो सब देखे थे। इस रिलेशन को पढ़ लीजिएगा ना, टीपी और एपी को तो सब में काम देगा, आपका रेवेन्यू में भी काम देगा, कॉस्ट में भी काम देगा। तो प्रोडक्शन में पढ़ लीजिएगा तो वही रिलेशन सब में है। तो एक बार कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हम लोग अब देखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट इसमें कर दिए। 17 नंबर टाइम वेस्ट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, उसको अच्छे से सबको पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन। मान लिया यहाँ परफेक्ट पूछ दिया, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, मोनोपोली पूछ सकता है, उसके बाद क्या बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक्स पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि परफेक्ट कंपटीशन ही पूछता है। मोनोपोली वगैरह का ग्राफ थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए उसको नहीं पूछता है। जैक बोर्ड भी जानता है ना कि ज़्यादा बोर्ड क्या है, बोर्ड चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे अच्छे से अंक से पास हों। बोर्ड पास होगा कोई जॉब तो देगा नहीं, जैक बोर्ड परसेंटेज रिजल्ट बनाना है, उसका जो नाम कमाना है, तो ज़्यादातर चांस परफेक्ट कंपटीशन से ही देता है। ठीक है ना, चाहे कोई से देगा, मोनोपोली से भी देगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पर कंडीशन होता है। अगर परफेक्ट का बात करें तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बराबर होंगे। अगर कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ बराबर होगा, सब में वही है कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गए तो वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, और प्रॉफिट और लॉस का हम लोग कैसे देखते हैं, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से, कि रेवेन्यू अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट, रेवेन्यू कम है कॉस्ट से तो लॉस, तो प्रॉफिट लॉस तो रेवेन्यू से देख लिए, इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो उतना डिटेल में चैप्टर जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा, अभी चाहते हैं अभी आपको बस इसका आंसर देखिए तो बोलिएगा भैया क्या से क्या पढ़ाने लगा। ठीक है, चलिए तो 17 नंबर, इसमें आपको लॉन्ग में तो थोड़ा सा ग्राफ बनाना होगा, 2-4 लाइन लिखना भी होगा। तो कहाँ पर तो इसका बनाए थे, कहाँ पर बनाए थे, चलिए यहीं पर बनाए थे। चलिए 17 का आंसर यहाँ पे लिख दिया। क्या होता है देखिए, क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन इज द पॉइंट, वह एक पॉइंट है वेयर, कहाँ पर मार्केट डिमांड्स विल बी इक्वल टू मार्केट सप्लाई। एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों बराबर हो, इक्विलिब्रियम मार्केट का प्राइस यही निकलता है। तो आप ऐसे करके ग्राफ, ये भी ग्राफ को दिखा सकते हैं मार्केट डिमांड। तो ये सिंपल है, तो इसको कोई नहीं दिखाता है, ठीक है ना, उसको बताएंगे आगे चल के, अभी हम लोग यहाँ पे रहिए। चलिए आफ्टर इक्वल इक्विलिब्रियम, चलिए आपको ऐसा नहीं पूछा है, आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग से अलग नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पूछ दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा दोनों को बता देंगे कैसे। ए फार्म प्राइस विल बी डिटर्मिनेंट इन दिस पॉइंट, उसी पॉइंट पे फार्म का प्राइस डिटर्मिन होता है, निर्धारित होता है। ठीक, इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड बाय डिमांड। अगर शॉर्ट रन का बात करें जहाँ पे सम फैक्टर वेरिएबल होते हैं, सम आपका कांस्टेंट वेरिएबल में आपको लेबर को हम लोग ज़्यादातर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड बाय डिमांड। इक्विलिब्रियम सिर्फ डिमांड से अफेक्ट होगा वहाँ पर, लेकिन इन द लॉन्ग रन, लंबे समय का बात करें जहाँ पे ऑल फैक्टर वेरिएबल, तो वहाँ पर क्या होगा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई फॉर प्रोडक्ट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम और इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो डिमांड सप्लाई दोनों मिलकर उसको प्रभावित करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ डिमांड प्रभावित करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उतना जल्दी मशीन वगैरह कैसे चेंज करिएगा। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम को सिर्फ डिमांड ही प्रभावित करता है। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। इतना अच्छा लिखने के बाद आपको दोनों में से कोई एक डायग्राम को बनाना होगा, दोनों में से कोई एक डायग्राम को बनाना होगा, या तो आप इसको बना दीजिए या तो आप इसको बना दीजिए, दोनों सेम है, यानी कि देखिएगा तो एमआर यहाँ पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू दोनों यहाँ पर सेम है, तो इक्विलिब्रियम हो गया, और ए आर बराबर एम आर दोनों होता है इसमें, तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट तो जितना मार्जिनल उतना एवरेज, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा तो डी जो डिमांड कर्व है, तो आपका यहाँ पर निकल गया ए आर इक्वल टू एम आर, और इक्विलिब्रियम या मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर देखिए, और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर, तो दोनों का कंडीशन। तो दोनों ग्राफ में कोई बना दीजिए, आपका चल जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच दीजिएगा तो वो काम हो जाता है। ऐसे करके ये परफेक्ट कंपटीशन यहाँ से कैसे दिखा दी तो भी होगी, लेकिन आप अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए। तो दोनों बना दीजिएगा तो वह कहेगा वाह टैलेंटेड लड़का है, लेकिन एक ही बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। ये बनाइए, दोनों सेम है। ठीक, इक्विलिब्रियम का कंडीशन, कहीं से कोई दिक्कत तो बोलिएगा भाई लॉन्ग होती है आंसर लिखें, बिल्कुल इतना ही लिखना है, आपको व्याख्या थोड़ा सा कर देना है, अगर करना चाहिएगा कि इक्विलिब्रियम वेयर द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एम आर यहाँ पर कर दी, एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड एम सी कट्स एम आर नहीं चलता पेन नहीं, फ्रॉम बिलो जहाँ पढ़े होंगे वहाँ से याद होगा कि बिलो बता दें, सर नहीं बताते, नीचे से काटेगा। देखिए मार्जिनल कॉस्ट, देखिए मार्जिनल रेवेन्यू नीचे से काट रहा है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ नहीं काटेगा। देखिए यहाँ पर भी
MR/MC बराबर है, लेकिन ऊपर से काट रहा है, यहाँ पर नीचे से काट रहा है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो जब नोट्स में पढ़ाया था तो याद होगा, बता दिए थे, तो उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो चैप्टर पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हैं, पढ़े हैं, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। यही चीज़ है। क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ फाइव इन द परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन आपका बताए थे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग अलग नहीं दिखाना, कोई दिखा दीजिए तो शॉर्ट रन दिखा दिए। लॉन्ग रन कैसे ही बनेगा, लेकिन लॉन्ग रन ग्राफ इस टाइप से थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाला जो मार्जिनल कंडीशन अलग से ग्राफ बन जाता है, थोड़ा एक ही आएगा, वहीं पे करेगा। लेकिन आप सिंपल सा शॉर्ट रन दिखा दीजिए, काहे इतना टेंशन लेना है, ठीक है। तो शॉर्ट रन का ही होता है। तो लिख दिया यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है, कंपटीशन विल बी रीच इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर MR इक्वल टू MC, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आउट प्राइस डिटर्मिनेशन, वहीं पे प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पर लिख इन द फिगर E एंड E, दो आपका इक्विलिब्रियम है, MC एंड MR इक्वल टू ईच अदर एट E, ठीक। MC कट्स MR फ्रॉम द बिलो, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। MC कट्स MR फ्रॉम द बिलो, सो द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट्स MC इज इंपॉर्टेंट एंड सो द क्या बोलते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट E एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट इतना, ठीक है। ई द इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़िएगा, इसको पढ़ाए थे, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब चैप्टर पढ़ाए तो बताए थे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि एक तो क्वांटिटी कम है, देखिएगा, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट कम है। तो देखेंगे हम, मेरा कॉस्ट कम लग रहा है, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन करेंगे, तो इसीलिए इस क्वांटिटी पे नहीं रुकता है, आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर आता है। अब यहाँ के बाद नहीं बढ़ेगा, यहाँ के जब बाद आगे बढ़ेगा तो देखिएगा तो कॉस्ट ऊपर चला गया, कॉस्ट भाग गया और रेवेन्यू कम आ रहा था, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इधर प्रोडक्शन नहीं करेगा, यहीं तक करेगा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए अच्छे से, या फिर आप जो बताएं दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगता है उसको आप बना दीजिएगा। आपका नंबर फुल मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। अब मेरा एम यही है कि हर एक बच्चा का फुल नंबर आ जाए, किसी का भी नहीं कटना चाहिए। चलिए, तो और हम लोग कुछ देखेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे और रिवीजन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, 17 हो गया। 18 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछेगा, फिक्स है, 5 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है। और बना लीजिए, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। आप जो क्या बोलते हैं नेशनल इनकम चैप्टर पढ़े होंगे तो सिंपल है, न्यूमेरिकल वहाँ का। आप बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, 5 नंबर आपके हाथ में है, क्योंकि इसमें तो नंबर कटता नहीं है, पूरे आंसर आएगा, लेकिन प्रोसेस याद होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या होता है। तो कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड फ्रॉम द डाटा, यानी कि नेट वैल्यू एडेड पूछा है। इसको तो भैया पढ़ाया नहीं, आप बताया नहीं, तो नेट वैल्यू कहाँ से, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो पढ़ाया ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जो कल का जो शॉर्ट आंसर जहाँ पे दिए थे, तो वहाँ पे क्या था, आपको जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था वैल्यू एडेड, जो प्रोडक्शन मेथड में हम लोग पढ़े थे। देखिए, प्रोडक्शन मेथड में कल जो बताए थे आपको, देखिए कल जो बताए थे, इस चैप्टर को ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों लिखा हुआ है, बेहतरीन नोट से पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग का रिजल्ट बेस्ट हो। यहाँ पर देखिए तो नेट वैल्यू एडेड लिखा हुआ है, कहाँ पर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसी को तो बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैल्यू एडेड मेथड बोलिए या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों सेम है, तो आपको यही निकालना है। दैट मीन्स आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, कहाँ पर। अगर नेशनल इनकम का बात करें तो नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट में निकलता है, फैक्टर कॉस्ट में निकलना है। तो फैक्टर कॉस्ट में निकलने के लिए क्या करना होगा, मार्केट जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको माइनस करना होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं तो हम लोग मार्केट प्राइस पर छोड़ देंगे, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही छोड़ देंगे। कैसे क्या करेंगे, सेल यानी कि आउटपुट आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो आपको जितना सेल किया आपको 200 रुपया दे दिया, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये आपका मार्केट वैल्यू आ गया, लेकिन इसमें से हमको बहुत कुछ माइनस करना होगा, तब हम लोग का नेशनल इनकम बनता है। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल का यूज किया, तो रॉ मटेरियल का यूज किया तो उसका तो इसमें तो कैलकुलेटेड हो गया फाइनल गुड्स में, तो इसको तो माइनस करना होगा, तो 50 को माइनस कर दीजिए। उसके बाद स्टॉक के बात यहाँ पर कर रहा है, तो स्टॉक क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन स्टॉक कहने का मतलब फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक, कहने का मतलब कि जब साल का शुरुआत हुआ उस समय और साल का जो लास्ट हुआ फाइनल स्टॉक उस समय, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि कितना स्टॉक इस साल प्रोडक्शन हुआ। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में पहले से बता दूं क्या होता है स्टॉक, फाइनल और इनिशियल। देखिए, जब कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करती है, प्रोडक्शन कर रही है, तो साल के अंत में देखती है ना कि कितना मेरे पास स्टॉक बचा, साल के अंत में, इस साल के अंत में कितना बचा, ठीक है ना, तो फाइनल स्टॉक हो गया इस साल के अंत में। लेकिन इस साल के शुरू में कितना था, जो लास्ट में गया, ये अगले साल के शुरू में हो जाएगा, अगला साल का शुरू। इन साल को जो लास्ट में बच गया स्टॉक, माल सेल नहीं हुआ, तो अगला साल का क्या हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा, अगला साल का इनिशियल हो जाएगा, स्टार्टिंग का। अब यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ पर फाइनल बनेगा, तो फाइनल में से माइनस करना होगा इनिशियल, क्योंकि यह इनिशियल तो पहले का है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना होगा, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बच जाएगा फिर, तो वही इस साल का प्रोडक्शन होगा, तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करना होगा, बताइए। नेशनल इनकम में ऐड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट, ऐड करना होगा, क्योंकि इस साल का प्रोडक्शन है,
बात को समझा दिए। चलिए तो इसको ऐड करेंगे, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। और उसके बाद आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल इसको तो आपको डिप्रिसिएशन को तो हटाना होगा। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट करते यूज करते करते सब खराब हो गया, टूट फूट गया या उसका वैल्यू घट गया, वही ना होता है। तो उसका वैल्यू जो घटा तो वो तो प्रोडक्शन में आया नहीं, वो तो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो वो तो आपको माइनस करके हटा देना होगा, डिप्रिसिएशन को हटाना होगा। ठीक है, जो रियल उसका वैल्यू है वही प्रोडक्शन में ऐड होगा। तो इसको ऐड करेंगे, ये दोनों को माइनस करके हटा देंगे, बाकी हम लोग का मार्केट प्राइस पे आंसर निकल जाएगा। हम लोग का मार्केट प्राइस पे आंसर निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स का बात ही नहीं है। जब टैक्स उसमें हम लोग हटाएंगे तब आपका फैक्टर कॉस्ट पे आता है। तो इसको मैंने बना दिया है, लेकिन आप इसको यहाँ से बना सकते हैं खुद के, आप अपने से यहाँ से बना सकते हैं। देखिए अपने से आप बना सकते हैं, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ, इंटरमीडिएट को माइनस कर दीजिए, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट वैल्यू एडेड मेथड मार्केट प्राइस आ गया। इसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिए तो हम लोग का मार्केट प्राइस वही आपका क्या बोलते हैं, ग्रोस से नेट में आ गया। डिप्रिसिएशन को चेंज कर दिया तो ग्रोस से नेट में हो गया। ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पे टैक्स है नहीं, तो फैक्टर कॉस्ट यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया, यहीं पे आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, नेशनल तो पूछा नहीं है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड करिएगा, सब इधर तो बात है नहीं। तो यहाँ से बना सकते हैं। से आपका कैलकुलेशन आंसर के लिए मैं थोड़ा सा सोल्व कर दिया हूँ कि आप आंसर मिला लीजिएगा, कैसे कैसे क्या करिएगा। देखिए आपका टोटल वैल्यू 200 है, ठीक है ना, GAV MP मार्केट प्राइस पे जो ग्रोस वैल्यू एडेड आपका, तो इंटरमीडिएट को माइनस कर दीजिए, तो 50 को माइनस कर दिए 150। ठीक है ना, अब मार्केट प्राइस पे हम लोग देखेंगे तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, तो आपका ग्रोस से क्या है, ग्रोस से नेट बन गया, ग्रोस से नेट बन गया, डिप्रिसिएशन को खत्म कर दिया 140। अब क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस ही रह जाएगा, क्योंकि टैक्स का बात है नहीं। अब हम लोग NVA यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट कहाँ पर, मार्केट प्राइस पर ही रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट मत लिखिए, आप NVA लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो उसमें से क्या करना होगा, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, तो आपका 145 लाख आई थिंक आंसर आएगा, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा बता दिया, हम लोग को दिक्कत है नहीं। लेकिन एक और क्वेश्चन देख लेंगे और हम लोग समाप्त करेंगे आज का सेशन समाप्त करेंगे। चलिए 19 नंबर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 19, व्हाट इज द मीन बाय द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, इसे आप व्हाट इज मीन बाय मनी सप्लाई, आप क्या समझते हैं सप्लाई ऑफ मनी, एंड डिफाइन द अल्टरनेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड डिफाइन द अल्टरनेटिव मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी पब्लिश्ड बाय क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका मैक्रो का पार्ट आ गया, ये आपका मैक्रो आ गया। एक मैक्रो का न्यूमेरिकल रहेगा, एक आपका न्यूमेरिकल रहेगा मैक्रो से, ठीक है, 2, बाकी 3 देखिए माइक्रो का है, तो माइक्रो का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, आपको 3 बनाना, एग्जाम में क्या बनाएगा, बेस्ट रहेगा आप इसको बना दीजिए, बेस्ट रहेगा इसको बना दीजिए। अब आपका एक इसमें से लिख दीजिए, एक इसमें से। और अगर टोटल एवरेज में दिक्कत कन्फ्यूजन होता तो सबसे अच्छा था कि हम लोग क्या करेंगे, 15 नंबर को बना देंगे, एकदम आसान था, ईजी से नंबर मिल जाएगा क्या। चलिए अच्छा इसको देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे क्लास को, बहुत जल्द हम लोग लॉन्ग आंसर। ऐसा बहुत टाइम लगता है बनाने करने समझने में, ठीक है ना, कहाँ है कौन आंसर, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए ताकि मेरा भी एनर्जी बना रहे और आपके लिए काम दिन रात होते रहे। चलिए तो और कुछ देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखना था ना, कहाँ चला गया लास्ट, वही था मनी सप्लाई क्या होता है और इसका अल्टरनेटिव जो मेजर्स है, मेजर करने का तो सब बताना है। देखिए सिंपल सा है, ये भी कोई टफ है नहीं, बहुत ही एकदम सिंपल है, एकदम हम लोग फुल नंबर लाना है और अभी से जुड़ जाना है, बस पढ़ते रहना है। चलिए सभी का रिवीजन करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस हाँ एकदम आप लोग तैयार रहिए। चलिए मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई थोड़ा सा लिख देना होगा, बाकी तो हम लोग देख लेंगे। स्टॉक ऑफ ए मनी सप्लाई हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी इज रेफर्ड एज द मनी सप्लाई। एक खास समय पे देखा जाता है कि कितना मनी स्टॉक है, क्या बोल रहे हैं, स्टॉक ऑफ मनी कितना है, हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों द्वारा कितना पैसा हाथ में रखा गया है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय किसी समय में मापा जाता है, तो उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। सिंपल सा है, एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वही पैसा जो सर्कुलेशन में चल रहा है, तो एक करंट में देखा जाएगा कि अभी कितना पैसा लोगों के हाथ में है, तो उसी को हम लोग सिंपली मनी सप्लाई बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सप्लाई कहने का मतलब कंटिन्यूअस को नहीं दिखाएगा, एट ए पॉइंट पे दिखाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, या मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई नहीं लिखिएगा तो आपको मैं नीचे में बता दिया कैसे भी लिख सकते हैं कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ऐसे करके इन इंडिया दीज आर द नोन एज M1 M2 M3 M4 एंड M1 को क्या बोलते हैं, करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड, M1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग M1 को नीचे में अच्छे से लिख दिए हैं कि M1 क्या होता है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट DD प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, M1 आ गया। M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग विथ
पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक दोनों से। M3 क्या आ गया, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ये सब क्या है, सब चैप्टर पढ़ा दिया है, नेट टाइम डिपॉजिट वगैरह, ठीक। M4 क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी, तो इसको आप पढ़ के याद कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट में बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि क्या होता है कि 4 अल्टरनेटिव मेजर करने का मतलब मापने का और तरीका कैसे कैसे मापा जाता है सभी को, ठीक है ना। तो 4 तरीके होते हैं। तो M1 को हम लोग C प्लस DD प्लस OD कर देंगे, ठीक है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, अल्टरनेटिव चारों अलग अलग मेजर मापने का, कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ है, तो सबको मापने का तरीका। तो M1 प्लस क्या बोलते हैं, C प्लस DD प्लस OD। और DD क्या है, C क्या है, तो C क्या है, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक। DD क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। OD क्या है, प्रीवियस ईयर फाइनल एग्जाम में भी आई थिंक आया था सवाल, ठीक, मॉडल में भी था। एंड अदर डिपॉजिट, प्रीवियस ईयर का मॉडल का सोल्यूशन डाल दिया, उसको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बच चुका है तो उसको भी डाल देंगे। अदर डिपॉजिट हेल्ड बाई पब्लिक, इस सबका यहाँ पर आ गया कि अदर डिमांड क्या होगा। M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, M3 क्या होता है, यहाँ पर M1 होगा, यहाँ पर M1 होगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। और लास्ट में आपको M4 सबको बता, M4 क्या होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या होता है, आप NSC क्या होता है, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। अब वीडियो नहीं देखिएगा तो आप नेट से पढ़ के देख लीजिए, पढ़ा दिए हैं हम, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, और कोई दिक्कत कन्फ्यूजन तो बता दीजिए, सारा का सारा कंप्लीट कर दिए। और लास्ट जो बच चुका था कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्लास को इन करेंगे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, नाम से क्लियर है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इम्पोर्ट जो करते थे उसका जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसको हम क्या हिंदी में क्या इसको क्या बोलेंगे, परिस्थापन करना है, प्रतिस्थापन करना। जो इम्पोर्ट करते थे बाहर से, उसके जगह पे मैं खुद सब्स्टिट्यूट उसका ढूंढ लिया, खुद बनाऊंगा, बाहर से इम्पोर्ट नहीं करूंगा। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग एक तरीका अंडर ए ट्रेड पॉलिसी दैट एबोलिश द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट। फॉरेन प्रोडक्ट जो मंगाते थे उसको एबोलिश करता है, समाप्त करता है, एंड इनकरेज द प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट। घर के अंदर प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देता है, बढ़ावे को कहता है कि नहीं बढ़ाइए, आप बाहर से नहीं यहाँ पर प्रोडक्शन करिए, वही बोलते इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करिए। तो आंसर भी आपको एक्यूरेट देता हूँ कि आपको याद भी हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए और बेस्ट नंबर भी मिल जाए, ठीक। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी इज टू चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री बाय रिप्लेसिंग द फॉरेन गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स। बस एक ही पर्पस है कि कंट्री का इकोनॉमी में क्या करें हम लोग, इसका स्ट्रक्चर को चेंज करें अच्छे से और प्रोग्रेस करें। कैसे करेंगे, फॉरेन गुड्स को रिप्लेस करेंगे और डोमेस्टिक गुड को हम लोग बढ़ावा देंगे, ताकि मेरा पैसा बाहर ना जाए, पैसा सब अंदर का अंदर ही रह जाए। तो आपको प्यारा सा आंसर दे दिया, क्लास का मात्र 32 मिनट 22 सेकंड का हुआ और लॉन्ग आंसर सारा का सारा को अच्छे से समाप्त कर दिए। तो आशुतोष कुमार का सपोर्ट से थोड़ा सा भी खुश है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, पसंद करते हैं तो, और नहीं तो फिर हम लोग अपना काम तो करते ही रहेंगे, बाकी अपना अपना काम करते रहिए। तो सबका नॉलेज से बस थोड़ा सा बस हाथ जोड़ के विनती है कि क्या करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, बताइए कि नहीं नहीं जी जान से भैया लगा दिए हम लोग मेहनत, तो बस करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, एंड मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और रिजल्ट को हमको बस 90% स्कोर करना है, तो किसी भी हाल में करना है। तो बस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।